नाम लिखा मिलेगा स्टेट एंड प्रूफ कैली-हैमिल्टन थ्योरम, कैली-हैमिल्टन प्रमेय का कथन लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट इसका क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगी, जिसके रो और कॉलम इक्वल होंगे, 2x2 में स्क्वायर होती है, 3x3, 4x4, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बनाएंगे। अब लाक्षणिक समीकरण, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम क्या करते थे, a माइनस लैम्डा आई, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे और लैम्डा डायगोनल में से माइनस हो जाता था, और सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलती थी आपकी 5 लैम्डा में नाम दे देते थे, और ये इक्वेशन हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती थी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते थे। स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुद को सेटिस्फाई करती है, यानी कि आपने जो 5 लैम्डा इक्वल टू 0 लिखा है ना, उसमें लैम्डा की वैल्यू अगर ए रख देंगे तब भी आपकी इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर जाएगी, और 5 ए की वैल्यू भी 0 होगी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया नहीं है, मानना पड़ेगा। सभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसा पर्टिकुलर 2x2 3x3 की बात नहीं कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। तो सबकी बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं कैपिटल ए, जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, यानी कि ऑर्डर n हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा i, j, इसका मीनिंग ये कि पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 1 1 2 फिर 1 3 डैश डैश, n क्रॉस n है तो मतलब n रो n कॉलम तक जाएगा, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 1n, ठीक है। ऐसे फिर a21 करते करते a2n तक, और लास्ट वाला an1 से ann तक, तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे इसी शॉर्ट फॉर्म में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का आपको इक्वेशन ये तो पता ही है कि माइनस होगा डायगोनल में से लैम्डा, माइनस कर लीजिए, 5 लैम्डा लिखते हैं, ये भी वही चीज है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको याद होगा, आप पुराने कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 3x3 का अगर मैट्रिक्स था ना और आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है तो इसमें हमेशा क्यूबिक इक्वेशन ही बनी है, ऐसा कुछ। तो क्यूबिक इक्वेशन ही निकल के आई है आपके साथ में। अगर 3x3 का है, 2x2 का है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात का समीकरण बनेगा। और ऐसे ही अगर n क्रॉस n में है तो यहाँ पे लैम्डा की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो n आएगी, तो n घात में n पावर में ये आपको इक्वेशन मिलेगी। तो n पावर में मिलेगी, जो भी इक्वेशन बनेगी n पावर में उसके साथ में कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा, फिर उससे एक और कम पावर होगी, साथ में कोई ना कोई नंबर होगा, इसके भी आगे फिर और कम होगी पावर। तो अगर ध्यान से देखें तो जैसे क्यूब में बनता था तो लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और लास्ट में कांस्टेंट, साथ में कोई ना कोई नंबर होता ही था, और प्लस साइन लगा दे तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाती थी। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इक्वेशन के लैम्डा पावर n -1 n-2 करते करते आखिरी में कांस्टेंट 1 तक, और सबके साथ में कोफिशिएंट हम मान लेते हैं, जो गुणांक के कोफिशिएंट है वो मान लेते हैं P0 P1 P2 ऐसे करते करते Pn तक, और ये सारे के सारे अपने कांस्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा रहे जो मल्टीप्लाई किया गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह a पुट किया जाए, ये तो आपकी इक्वेशन आप खुद ही बना लेते थे, मैट्रिक्स देंगे, मैट्रिक्स से तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। अभी तो जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म कुछ ऐसा ही बनेगा। इसमें लैम्डा की जगह a पुट कर दें पूरे में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये हमें प्रूफ करना है, पहली बात, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए पहले तो, कि मुझे इसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि a का मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करेंगे तो आंसर डिटर्मिनेंट a इंटू आई आता है हमेशा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपका a नहीं है एक्चुअल में, आप सॉल्व किसको कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो, तो a माइनस लैम्डा आई हो जाएगा, तो एडजॉइंट भी a माइनस लैम्डा आई का आएगा, और इक्वल टू डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई तो आपको पता ही है इंटू आई, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें रिक्वायरमेंट दो चीजों की है, एडजॉइंट की और इसकी। ये वैल्यू तो हमें पहले ही पता है, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, एज्यूम कर चुके हैं P0 P1 के फॉर्म में। अब बचा ये वाला पार्ट, एडजॉइंट वाला पार्ट, कि एडजॉइंट कैसे करें, तो हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट अगर आपको याद हो, कोई मैट्रिक्स जैसे दिया है 2x2 का मैट्रिक्स दिया मान लो, इसका मुझे एडजॉइंट निकालना होता था,
तो हम एडजॉइंटली क्या करते थे, को फैक्टर मैट्रिक्स बनाते थे, C11 ऐसे ट्रांसपोज करते थे C21 और को फैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला कहता था Cij की वैल्यू -1 की पावर i प्लस जे Mij। तो जैसे आप इसको माइनस निकालते थे, पहला Cij मतलब कि पहला C11 निकालोगे, तो C11 की वैल्यू -1 की पावर 2 M11, और M11 कैसे आएगा, पहला रो पहला कॉलम दोनों हटाएंगे तो केवल 4 आएगा, तो ये आ गया आपका प्लस का 4। ऐसे ही फिर C12, फिर C21, C22 सारा कुछ कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम इस वाले मैट्रिक्स को अगर देखें ध्यान से, तो इसमें डायग्राम में क्या है, लैम्डा है। तो अगर जैसे पहला रो पहला कॉलम हटाओगे, C11 भी निकालते हो, तो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा ऐसा A22 माइनस लैम्डा, ऐसे करते करते ANN माइनस लैम्डा तक। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो लैम्डा की पावर n-1 में होगी, मतलब मैक्सिमम पावर होगी n-1, क्योंकि एक लैम्डा तो आपने हटा ही दिया, तो आपके पास बचे कितने लैम्डा, n-1। इसका ऑर्डर तो कम हो ही जाएगा, तो लैम्डा की पावर n-1 में इक्वेशन बनने वाली है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बस यही कॉन्सेप्ट लिखने वाले कि जो भी हम जानते हैं, भाई नहीं जानते तो आप समझ में आए, हम जानते हैं कि जो भी कोफैक्टर वैल्यू लेंगे, जो भी सहगुणनखंड लेंगे C11, C12, C13 टाइप का, उसका जो भी वैल्यू होगी सारी के सारी a माइनस लैम्डा आई का पॉलिनोमियल ही बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा लैम्डा में, जिसकी डिग्री क्या होगी n-1। ये हमें समझ में आ गया है। जब अगर ऐसा है कि n-1 डिग्री में पॉलिनोमियल बन रहा, हर एक पॉलिनोमियल में, जो सारे के सारे पॉलिनोमियल में होते हैं, तो हम उसको अलग अलग करके एडजॉइंट को अलग अलग करके पॉलिनोमियल मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और किस टाइप से लिख सकते हैं, ये जो लिखा है ये वाला फॉर्म बनाया जा सकता है, जिसमें लैम्डा की पावर n-1, फिर n-2, फिर n-3, ऐसे करते करते आखिरी में कांस्टेंट होगा i, और साथ में मल्टीप्लाई में आपके जो वैल्यूज हैं वो सारी मैट्रिक्स ही होंगी, b0, b1, b2, bn-1, और जितने भी मैट्रिक्स हैं सारे के सारे n ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की, ठीक है। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं ये हम थ्योरेटिकली समझ में आ गया हमें। और अगर लिख सकते हैं तो हमारी फिर आ गई प्रॉपर्टी के बाद हमने बस ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दिए, a माइनस लैम्डा बाई एज इट इज है, ये जो वैल्यू हमें पता थी वो लिख दी है, ये वैल्यू पता थी वो लिख दी है, आई लिख दिया आगे, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में a का मल्टीप्लाई कर दो और लैम्डा आई का कर दो, a का मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस सारी लैम्डा आई का मल्टीप्लाई है, इक्वल टू में आई का मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ की पावर्स देखो, सबसे मैक्सिमम पावर क्या होगी n, तो n पावर वाली केवल एक ही टर्म दिख रही है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में भी एक ही टर्म दिख रही है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड में क्या माइनस b0 और इक्वल टू में है p0 i। ऐसी लैम्डा n-1 पावर की कोफिशिएंट देखो, a b0 एक ये और एक ये रहा माइनस का b1 और इक्वल टू p1 i। तो ऐसे करते करते हम सारा कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और आपको ये इक्वेशन, ये सारी इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब इसमें क्या करो, पूरे में दोनों तरफ, पहले वाले में a की पावर n का मल्टीप्लाई करो, दूसरे में a पावर n-1 का करो, तीसरे में a की पावर n-2 का करो, ऐसे करते करते आखिरी में i का करो। क्यों करना है, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है उसमें अगर देखें ध्यान से, प्रूफ में आपको क्या लिखा हुआ है, p0 के साथ मल्टीप्लाई a पावर n का, p1 के साथ a पावर n-1 का, यही मल्टीप्लाई करना है ना। तो उस हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये रहा, तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का a पावर n b0 इक्वल टू, अगर चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लेना इसमें, अपने नोट्स में लिखते समय एक स्टेप ये बढ़ा देना, भाई आई का मल्टीप्लाई करने पे तो a नॉट ही रहेगा, a नहीं रहेगा। ऐसे दूसरे वाले में भी a पावर n-1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, एक बार ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b0 माइनस a पावर n-1 b1 और इक्वल टू p1 में मल्टीप्लाई होगा a की पावर n-1 का। सिमिलरली ऐसे ही इसी प्रकार बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो जैसे करते हैं, और फिर लास्ट वाले में तो एज इट इज ये, क्योंकि आई का मल्टीप्लाई होना है। और जैसे आप इसको ऐड करोगे, प्लस करना शुरू करोगे,
इधर लेफ्ट राइट हैंड तो पूरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में जो ए बी ए पावर एन बी नॉट, ये माइनस प्लस का कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी, तो ये सीक्वेंस ऐसा कटता जाएगा, आखिरी आखिरी तक कट जाएगा पूरा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास वैल्यू रहेगी ये वाली लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और इक्वल टू आ जाएगा 0। और यही हमें प्रूफ करना था कि लैम्डा की जगह ए पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए उसका। तो हिंदी में भी भेज दिया मैंने, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो लिख लेना। पूरा मैंने हिंदी वाले में लिखा हुआ है, कैंसिल किया हुआ है लास्ट में, चाहो तो उस लाइन को ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये जो है अपना हो गया थ्योरम। अब हम फाइनली लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम पूरा यूनिट 1 पढ़ ली, यूनिट 2 भी हमने आधा पढ़ लिया है। अब जो टॉपिक है वो है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोले ज्यादा बेटर है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। समघात और असमघात समीकरण निकाय। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसमें भी हम। पहला नंबर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। रैखिक समघात समीकरण। तो कैसे इक्वेशंस होती है, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा होता है a1, एक वेरिएबल हो गया x, दूसरा हो गया तुम्हारे पास a2 y, फिर तीसरा हो गया तुम्हारे पास a3 z। इसको मिला करके एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन बन गई, मान लो a1, इसको अपन काउंटिंग में दूसरी तरीके से लिखते हैं। अभी तुम्हें ax ay az ऐसी एक और इक्वेशन मान लो, या 3 इक्वेशन अपने को दी गई है, ठीक है। पहला नंबर a11 हो गया, दूसरा a12 हो गया, तीसरा a13 हो गया, फिर 21 22 23 31 32 33। तो ये आपके पास ऐसी जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर हैं, मतलब रैखिक हैं, क्योंकि डिग्रीज में 1 है हर एक टर्म में। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, तो एक जैसी है। लीनियर मतलब डिग्री 1, और सभी की डिग्री बराबर है। पहली वाली जो टर्म है, प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म, उसमें भी डिग्री 1 है, सेकंड वाला टर्म है उसमें भी डिग्री 1 है, तीसरे में भी डिग्री 1 है। तो जब बराबर बराबर चलती है तो उसे अपन कहते हैं होमोजीनियस। और आप, ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ना, अपन होमोजेनियस इक्वेशंस कहते हैं। और ये सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम मतलब एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा आपको इक्वेशन दी होंगी। अब इक्वेशन कितनी दी जाएंगी वो समझो, जब 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन तो चाहिए मिनिमम, ठीक है। और अगर कम ज्यादा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम दो टाइप की इक्वेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक तो है या तो इक्वल टू जीरो वाली पढ़ेंगे, ऐसी क्वेश्चंस को अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म लिखना सीखा था। a इंटू एक्स के फॉर्म में लिखते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड को, और इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है उसको जीरो लिख दो। अगर जीरो नहीं है, कोई नंबर है मान लो, तो फिर ये होमोजेनियस नहीं कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा नॉन होमोजेनियस, असमघाती। और आप ए एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, कोई ना कोई नंबर है, तो आपके दो टाइप की इक्वेशन हमें इसमें पढ़नी है, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो नॉर्मली हम दो तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ए एक्स इक्वल टू जीरो टाइप की इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनियस समघाती है। सबसे पहले हम इसको स्टडी कर रहे हैं।
इसमें दो स्थिति बनती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब अद्वितीय हल, या फिर अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो ही स्थिति होंगी, इसमें ऐसा नहीं होता कि इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें सॉल्यूशन तो रहेगा हमेशा। तो ऐसी क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। अच्छा, यूनिक में भी सिचुएशन क्या है कि ए जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकाल लेते हैं अपन, तो रैंक जो है हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ जाएगी, चरों की संख्या के। तो चर पता है ना आपको, कोई वेरिएबल कितने, जैसे 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड होंगे, 4 है तो एक्स वाई जेड टी हो गए। तो जो रैंक है, जो जाती है इसकी रैंक, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो ऑब्वियस बात है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात, अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है, चरों की संख्या से कम है, ज्यादा तो हो नहीं सकती है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है, तो इस स्थिति में अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अपने। दो कंडीशन। और यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है कि एक्स में जितने वेरिएबल है सारे जीरो होंगे, जितने भी वेरिएबल है वो सारे ही जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले में हम क्वेश्चन से समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, कैसे लिखना है वो क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट लिखना है, अनंत हल किस प्रकार लिखे जाएंगे। यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, रैंक से चेक करेंगे, रैंक बताएगा हमें कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी रैंक निकाल ली जाएगी। रैंक आपने निकाली थी, जातिगत की थी, किसी भी मेथड से निकाल लो। नॉर्मली हम बस रो ऑपरेशन लगा देंगे, ज्यादातर आपको क्या लगाना है, रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगा लेना, पंक्ति संक्रिया, और रो ऑपरेशन से हमें पता चल जाएगा इसकी रैंक क्या है। और ये चेक करना है कि जो रैंक आ रही है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, चरों की संख्या के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो सीधी सी बात है, एक ही सॉल्यूशन है, एक्स की वैल्यू जीरो होगी। दूसरी बात, अगर वेरिएबल से कम आती है रैंक की वैल्यू, सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब अनंत हल होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्वेश्चन से समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आज करा देता हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो में दो टाइप के क्वेश्चन मैं दोनों कराता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने को बोला गया है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 0, 7x प्लस 10y प्लस 12z इक्वल टू 0। तीनों ही नंबर जीरो इक्वल टू में, ठीक है। तो पहले तो ये पहचानिए कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कौन से टाइप से, ए एक्स इक्वल टू 0 टाइप का, लेफ्ट हैंड में ए इंटू एक्स है और इक्वल टू 0। तो जहां पे ए मैट्रिक्स जो है आपका वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, गुणांक का भी है, तो पहले एक्स से कोफिशिएंट देख लो, 1 3 7, तो पहला कॉलम आ गया। दूसरे कॉलम में वाई है, तो 2 4 10, ये तो आपने बहुत अच्छे से आता ही होगा, 3 4 12। कॉलम में आपका हो जाएगा वेरिएबल कौन कौन से, एक्स वाई और जेड, और इक्वल टू में हो गए तीनों 0 0 0। तो ए एक्स इक्वल टू 0 टाइप का, ओ टाइप का ये मैट्रिक्स है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि दो ही सिचुएशन है, सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। अब सॉल्यूशन किस टाइप का है चेक करने के लिए इसकी रैंक निकालेंगे, तो मैट्रिक्स ए की रैंक हम फाइंड करते हैं,
ठीक है। अब एक ही रैंक निकालने के लिए वही तरीका कि पहला नंबर 1 होना चाहिए है, तो आप क्या करोगे कि आप ऑपरेशन लगाओगे R2 पे और R3 पे, R2 माइनस 3R1 और R3 माइनस 7R1। ठीक है, तो जैसे आप ऑपरेशन लगाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 0 4 माइनस आपका 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का 2, उसके बाद आ जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5, 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 14 माइनस 4, और ये जाएगा माइनस 9 एक्स वाई जेड। अब सेकंड जो एलिमेंट है वो मेरा 1 होना चाहिए, और 1 क्यों होना चाहिए, ताकि मैं नीचे R3 को 0 कर सकूं। तो बिना 1 बनाए भी हम R3 को 0 कर सकते हैं, इसमें तो R3 को 0 कर सकते हैं बिना 1 बनाए। R3 में से माइनस कर देगा 2R2, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 1 2 3 0 माइनस 2 माइनस 5 0 0, तो माइनस 9 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 1। वो ऑपरेशन लगाना है, जितने 0 बना सकते हैं 0 बना लो बस, पूरे नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपका कोई भी रो 0 नहीं हो रहा है। पहला रो में भी 1 2 3 नंबर है, दूसरे रो में 1 0 बाकी 2 नंबर है, तो पूरा रो 0 नहीं है। तीसरे रो में 0 0 1 है, तो यहाँ भी एक नंबर बचा हुआ है, तो पूरा कंप्लीट 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, तो सीधी सी बात है, जो ए की जो रैंक है वो कितनी आ रही है, 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या, वो भी 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है। तो क्लियर सी बात है कि वेरिएबल 3 नंबर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एन लिखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, एन के बराबर है, दोनों ही वैल्यू क्या है, 3 है। इसका मतलब इस इसके जो कैसे सॉल्यूशन होंगे, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअल ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है इसका, ये ध्यान रखना। इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो इसके तुच्छ हल है, हिंदी बोलते तुच्छ हल। और ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा, कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 अगर पुट कर दें आप रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी, कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तीनों वैल्यू 0 रख दो, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, सॉल्यूशन आ ही जाएगा। इसका जो तुच्छ हल है, जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, और z की वैल्यू भी 0 है। फाइनल यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर रैंक बराबर है तभी आप कह पाए ना, रैंक बराबर नहीं होती तो नहीं बोल पाते फिर हम इसको। ठीक है, तो वैल्यू जो आपकी आएगी, ये इक्वेशन है आपके पास, सेम ax इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा होगा 1 2 1 3 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 2 4 14, और x का वैल्यू है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अब अपन निकालते हैं एक ही रैंक, पहले तो नंबर 1 है ही, तो R2 और R3 दोनों 0 हो सकते हैं, R2 माइनस 2R1, और R3 माइनस R1 करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। अब आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 1 3 माइनस 2 0, और माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 0 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 14 प्लस 2 16। सेकेंड एलिमेंट 0 करना होता है, सॉरी 1 करना होता है। 1 क्यों करते हैं, ताकि इसके नीचे जो नंबर है उसे 0 बना सके, है ना, तो इजी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 7 से डायरेक्ट 14 0 हो सकता है, तो वो हम ऑपरेट कर सकते हैं R3 को। R3 में से अगर R2 माइनस कर देंगे तो 14 माइनस 14 0 हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर अगर आप देखोगे तो तीनों नंबर 0 हो रहे हैं। ठीक है, और कोई पूरी की पूरी लाइन 0 नहीं हो सकती, एक लाइन पूरी कंप्लीट 0 हो गई है।
तो आप अगर रैंक चेक करोगे ए की, तो ए की जो रैंक आ रही है, 2 लाइन बची हैं जो 0 नहीं हुई है, एक पूरी 0 हो गई है, तो रैंक आपकी कितनी आएगी 2, ये इसकी जाती हो जाएगी। अब रैंक 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके 3 है, चरों की संख्या, दोनों वैल्यू बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है 3 से, रैंक की जो वैल्यू है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से तो कम ही है 3 से, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके अनंत हल होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, अब बस मेन चीज हम वही कर आ रहे हैं। तो आपकी जो लास्ट आपने जो इक्वेशन जो आपने ऑपरेशन लगा करके ये नया रिड्यूस किया था, तो उसको उससे अपन 2 इक्वेशन बन रही है बस केवल, ठीक है। अब बस हम वही 2 इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है? तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई है, तो रिड्यूस्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तुल्य समीकरण निकाय, तो अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है, पहली वाली बन रही है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन रही है -7y प्लस 8z इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात की आपका जो हमने पहले किए थे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र चरों की संख्या, जो हमने पहले सॉल्व किया है वही याद है, वही याद है उनकी कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 वेरिएबल चाहिए, 2 रैंक आई है, माइनस करने पे आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी कि एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब जब एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है तो आप किसी एक को इंडिपेंडेंट मान सकते हो, जैसे आपने आइगन वेक्टर में किया था, तो यहाँ पे किसी एक को मान लो। तो जनरली हम इक्वेशन 1 और 2 में से सेकंड में से z मतलब z को मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू सी। सी क्या है, एक रियल नंबर, रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो जेड की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो गई, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज कैसे हो गई, इनफाइनाइट में चेंज हो गई। अब ये वैल्यू आप ऐसे पुट करोगे सेकंड में, क्या जरूरी कि सी लिखो, आप के भी लिख सकते हो, तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड से आपको मिल जाएगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 8/7 सी। तो z और y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, तो फर्स्ट में जैसे पुट करेंगे x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी -10/7 सी। तो इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज आपको लिख सकते हैं, इसमें x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू c के फॉर्म में आ रहा है, और c कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से ये तीनों मिलकर एक सॉल्यूशन देंगे जो कि अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि c की वैल्यू आप जो रखोगे वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करेगा।